ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जो किसी भी जाति समुदाय को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं लिखी गई है। वेडिंग नाइट। जास्मिन अपने बेटे की पेंटिंग्स देखकर ये पहचान भी नहीं सकती थी कि उन पेंटिंग्स में किसी इंसान को भी ड्रॉ करने की कोशिश की गई थी, मगर फिर भी उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसका बेटा उसे इतना प्यार करता था। 5 सालों तक भगवान ने उसे दर्द के आंसू देकर आज खुशी के आंसू भी दिए थे। कहते हैं न, भगवान हमारे लिए क्या सोच कर बैठा है उसके बारे में हम कभी पता नहीं लगा सकते। भगवान की प्लानिंग तो किसी इंसान को वक्त आने पर ही समझ आती है। जास्मिन ने कहा, तो ईश्वर आपको पेंटिंग करनी अच्छी लगती है ना, तो चलो मम्मा आपके साथ पेंटिंग करेगी। ओके मम्मा। जास्मिन ने पेंटिंग ब्रश उठाया और उसे ईश्वर के हाथ में पकाया और उससे ड्राइंग करवाने लगी, मगर ईश्वर ने फिर से एक खराब ड्राइंग बनाई। आखिर में ईश्वर तंग आ गया। उसने सारे पेंटिंग कलर्स की बॉटल्स को जमीन पर फैला दिया और अपने दोनों हाथ पेंट में डाल दिए। ये देखकर जास्मिन के चेहरे पर हंसी आ गई। ईश्वर ने जल्दी से जास्मिन को भी पेंट में हाथ डालने के लिए कहा। जास्मिन ने ऐसा ही किया। दोनों ने पेंटिंग के ऊपर अपने हाथों को लगाया। ईश्वर दोनों के हाथों के निशान को देखकर खुशी से चहकते हुए बोला, मम्मा ये पेंटिंग यहाँ रखी सभी पेंटिंग्स में से सबसे खूबसूरत पेंटिंग है। मम्मा अब हम इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगाएंगे। ये कहकर ईश्वर पेंटिंग को उठाकर भागने लगा। जास्मिन भी उसके पीछे उस कमरे से बाहर निकली तो उन्हें देखकर नौकर भी हंसने लगे, क्योंकि दोनों ने गाउन पहने हुए थे जो कि अब पेंट में हो चुके थे। जास्मिन ने ईश्वर के कहने पर दीवार पर उस पेंटिंग को लगा दिया। बाद में ईश्वर को जास्मिन ने नहाने के लिए कहा और उससे कपड़े पहन कर आने के लिए भी कहा। रात के वक्त जास्मिन जब कमरे से बाहर निकली तो उसे वहां कोई भी नौकर दिखाई नहीं दिया। एलेक्स ने जास्मिन को सीढ़ियों पर खड़े हुए देखा तो एलेक्स ने कहा, भाई नहीं चाहते कि किसी भी नौकर को ईश्वर की सच्चाई पता चले, इसलिए वो सभी नौकर रात के 11 बजे के बाद सर्वेंट क्वार्टर में होते हैं। ये कहकर एलेक्स वहां से चला गया। तभी जास्मिन सीढ़ियों पर ही बैठ गई। सडनली जास्मिन के फोन पर नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई। उसने देखा कि उसके फोन पर प्रशांत के ढेरों मिस्ड कॉल थे और आखिर में जब प्रशांत का कॉल जास्मिन ने पिक नहीं किया था तो उसने उसको कई मैसेजेस किए थे और अपनी दादी की तबीयत के बारे में बताया था। साथ ही उसने पारिक परिवार के बीच हुए तमाशे के बारे में भी एक्साइटिंगली पूछा था। जास्मिन ने उसे अभी सच बताने की हिम्मत नहीं की। उसने सोचा कि अगर उसने कॉल पर प्रशांत को सब बताया तो प्रशांत लगभग पागल ही हो जाएगा, इसलिए उसने सोचा कि वो उससे मिलकर ही सब कुछ बताएगी। इसीलिए उसने नेक्स्ट सैटरडे उससे मिलने के लिए कह दिया। ये सुनकर परेशान खुश हो गया। प्रशांत को मैसेज करने के बाद जास्मिन ने नोटिस किया कि कई दिनों से शमिता का एक भी मैसेज नहीं आया था, तो इसीलिए उसने ही शमिता को कॉल किया। शमिता को कॉल करने पर शमिता की रुंधी हुई आवाज़ जास्मिन को सुनने को मिली। उसकी आवाज सुनकर जास्मिन पैनिक हो गई और उसने पूछा, क्या हुआ शमिता, तुम ठीक तो हो ना? शमिता ने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो जास्मिन ने कहा, मैं तुमसे अभी मिलने आती हूँ। शमिता ने कहा, बहुत रात हो चुकी है, अभी तुम मुझसे मिलने मत आओ। जास्मिन ने कहा, नहीं तुम मुझे अभी कॉल पर कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। इतना कहकर उसने कॉल को काटा और वो जल्दी से ब्लैक नाइट गाउन पहने ही घर से निकल गई। उसके पास कोई कार नहीं थी, इसलिए वो कपूर मैंशन से निकलकर पैदल ही सड़क पर आई और उसने एक कैब को बुक किया। कुछ ही देर में कैब आई। कैब में बैठकर जास्मिन अपने अपार्टमेंट की ओर चली गई। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद उसने डोरबेल प्रेस की तो शमिता दरवाजा खोलने आई। दरवाजा खुलते ही जास्मिन को रोती हुई शमिता दिखाई दी। जास्मिन ने जल्दी से शमिता को गले लगाया और उसकी पीठ पर रब करते हुए कहा, क्या हुआ मुझे बताओगी नहीं कहीं? उस डॉक्टर पार्थ ने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। इस बार शमिता ने पार्थ की बुराई करने पर जास्मिन को पलटकर कुछ नहीं था। जास्मिन उसे जल्दी से एक सोफे की ओर ले गई और उसने कहा, क्या हुआ है अब बताओ मुझे। शमिता ने कहा, जास्मिन तुम्हें वो दिन याद है जब कियारा दीदी की एंगेजमेंट हुई थी? जास्मिन ने कहा, हाँ मुझे याद है। शमिता ने कहा, उस एंगेजमेंट पार्टी में मैं पार्थ से मिली थी। पार्थ और हम दोनों उस रात एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। मुझे लगा कि अब हम दोनों की लाइफ काफ़ी स्मूथली जाएगी और शायद मैं भी पार्थ के करीब जा पाऊंगी, मुझे उसकी वाइफ बनने का दर्जा मिलेगा। लेकिन
इतना कहकर शमिता रुक गई। लेकिन क्या मुझे जल्दी बताओ, जास्मिन ने इम्पेशेंट होते हुए पूछा। शमिता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, उस रात के बाद सुबह जब मेरी आंख खुली थी तो कमरे में पार्थ नहीं थे। ये कहते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे पता था वो धोखेबाज होगा, मैं उस डॉक्टर की तो जान ले लूंगी। जास्मिन को इतना गुस्सा करता देख शमिता ने कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। शमिता की आवाज में इतना दुख देखकर जास्मिन को मजबूरन शांत होने का नाटक करना पड़ा और उसने कहा, तो अब बताओ मुझे, मैं शांति से सुनूंगी। शमिता ने कहा, कमरे में पार्थ तो नहीं थे मगर उनकी असिस्टेंट थी जिसका नाम शायद रिया था। उसने मुझे कपड़ों के साथ कुछ पैसे दिए और कहा कि ये पैसे मुझे पार्थ ने दिए हैं और वो पैसे देने के बाद असिस्टेंट वहां से चली गई थी। जास्मिन तुम ही बताओ कि क्यों पार्थ ने मुझे वो पैसे दिए थे? क्या वो मुझे अपनी वाइफ की तरह नहीं बल्कि एक सेक्स वर्कर की तरह देखता है? क्या उन्होंने मुझे एक रात के लिए बस यूज किया और अगले दिन वो मुझसे मिले बगैर चले गए? जास्मिन मैं क्या करूं, मैं अब बुरी तरह से टूट चुकी हूं। आखिर क्यों कोई मुझसे प्यार नहीं करता? फोर्स्ड मैरिज मॉमी नीड टू वर्क हार्ड चैप्टर 41। शमिता के पति का आफिया। जास्मिन ने शमिता को समझाते हुए कहा, उसने पैसे दिए उसका मतलब ये तो नहीं कि इसके पीछे उसका कुछ ऐसा मतलब होगा, हो सकता है कि कोई और वजह हो। अच्छा तो तुम ही बताओ, वो रात को मुझे अचानक यूं छोड़कर चला गया था? शमिता ने पूछा। एक्चुअली तुम्हें नहीं पता मगर एंगेजमेंट पार्टी वाली रात मिस्टर कपूर की बेटी किडनैप हुई थी, तो शायद हो सकता है कि इसलिए पार्थ वहां से चले गए हो। जास्मिन ने कहा, लेकिन उसने ये बताने की हिम्मत नहीं की थी केवल ईश्वत का नहीं बल्कि उसका भी किडनैप हुआ था। जास्मिन की बात सुनकर शमिता ने कहा, मैं मान सकती हूँ कि किडनैपिंग की वजह से पार्थ बहुत परेशान हो गया था मगर पैसे उनका क्या? जास्मिन मैं इस तरह के रिश्ते में रहना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ इन सब से और तुम्हें पता है उस रात मैंने बहुत दर्द महसूस किया था। अगर मैं इस शादी में रहती भी हूँ तो मैं इंटीमेसी के इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनकर जास्मिन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान को देखकर शमिता चिढ़ गई और उसने कहा, जास्मिन जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा ना तो तुम्हें पता चलेगा, अब चली जाओ यहाँ से। ठीक है मैं जाती हूँ, वैसे तुमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो ली थी ना? जास्मिन के सवाल पर शमिता चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, नहीं वो तो मैं भूल गई। ओह शीट, ये तुमने क्या किया? तुम कितनी महाबेवकूफ हो शमिता, आज के बाद तुम अपने पति की बातों में बहक भी जाओ तो सेफ्टी पिल्स लेना मत भूलना, ठीक है? और हाँ, ज़्यादा मत सोचो, एक बार बैठकर पार्थ से उस रात के बारे में बात करना, ठीक है? ये कहकर जास्मिन उठी और वहां से जाने लगी। जैसे ही वो अपार्टमेंट से बाहर जाने के लिए निकली तो उसे वहां पर खड़ा दिखाई दिया। जास्मिन ने इस बार उसे बिल्कुल नहीं डांटा मगर पार्थ जास्मिन को वहां देखकर डर गया था। उसे लगा था कि जास्मिन फिर से उसे किसी चीज के लिए ब्लेम करेगी मगर इस बार हमेशा उसे देखकर आग बबूला हो जाने वाली जास्मिन के चेहरे पर स्माइल थी। पार्थ जल्दी से अंदर गया। उसे नहीं पता था कि उसकी बीवी की दोस्त में अचानक इतना बदलाव क्यों आया था। जब वो अपार्टमेंट में अंदर गया तो उसने देखा कि शमिता एक सोफे पर बैठी रो रही थी। पार्थ जल्दी से उसके पास दौड़ा और उसने सोफे पर आकर उसे गले लगाया और कहा, बेबी आखिर हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? बताओ, क्या किसी ने मेरी वाइफ को परेशान किया? मेरी वाइफ? ये शब्द सुनकर जैसे शमिता के दिल में गर्माहट बढ़ने लगी। उसके दिल में लगी आग पर जैसे किसी ने ठंडा पानी छिड़क दिया हो। उसने आंसू भरी आंखों से पार्थ को देखा। पार्थ ने जल्दी से उसके माथे पर किस किया और उसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथ रखते हुए मीठी आवाज में कहा, शमिता मुझे बताओ क्या हुआ है? शमिता ने रोते हुए कहा, वो तुमने उस दिन रात मेरे। पार्थ ने कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा अग्रेसिव हो गया था, मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ एंड मैं दोबारा तुम्हें इस तरह से ट्रीट नहीं करूँगा। आई एम रियली सॉरी, दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक, बट इफ़ यू वांट टू पनिश मी देन यू कैन। नहीं, मैं आपको किसी चीज़ के लिए पनिश नहीं करना चाहती, शमिता बोली तो पार्थ ने उसके आंसू पोंछे और बोला, आई नो आई हर्ट यू बट बिलीव मी, वो मेरा भी पहली बार था, इसलिए एक डॉक्टर होकर भी मैं गलती कर बैठा। पार्थ से ये सुनकर शमिता के कान लाल हो गए थे। पार्थ ने उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया और उसके सुंदर होठों पर किस कर लिया।
शर्माते हुए शमिता इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रख पाया था। उसको एक बार किस करने के बाद उसका मन नहीं भरा और उसने फिर धीरे से शमिता को सोफे पर लेटाया और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर जुनून के साथ उसे किस करने लगा। थोड़ी देर उसे चूमने के बाद पार्थ ने उसे खुद से दूर किया। अचानक शमिता ने महसूस किया कि पार्थ थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बात से डरा हुआ हो। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, पार्थ ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। जब उसके अंकल अलेक्स ने अपने लोगों से ईश्वत की किडनैपिंग होने पर शमिता को अगवा करने के लिए कहा था तो केवल पार्थ ही जानता था कि वो इतने लंबे समय तक इतना शांत कैसे रहा। उसे हर पल ये डर रहता था कि कहीं अलेक्स शमिता को अगवा ना कर ले, इसलिए वो काफी दिन से अलेक्स पर नजर रखने में व्यस्त था। उस समय पार्थ अंदर से जल्द शमिता को देखने के लिए बेताब भी था। आज उसे ठीक हालत में अपने सामने खड़ा देखकर उसे कितनी खुशी हुई थी, ये केवल वही जानता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अलेक्स शमिता को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन पार्थ इसे हल्के में नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अलेक्स बहुत अजीब आदमी था। वो कब क्या फैसला ले ये किसी को नहीं पता होता था। शमिता ने उसे वापस गले लगाया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो नहीं जानती थी कि पार्थ उससे मिलने आएगा। पार्थ ने उसे देखने के लिए पीछे हटकर जवाब दिया, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाने के लिए यहाँ हूँ। मैं यहीं यहाँ ठीक हूँ, चिंता मत करो, शमिता ने घबराते हुए कहा। वो उसके साथ उसी घर वापस नहीं जाना चाहती थी जिस घर से उसे 4 साल पहले निकाल दिया गया था। तुम अकेली रहती हो, क्या तुमको लगता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी? पार्थ ने हल्के गुस्से के साथ कहा। चिंता न करें, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, मैं यही ठीक हूँ, शमिता ने कहा। मुझे पता है, लेकिन मैंने अपनी शादी में आगे बढ़ने का फैसला लिया है, तो अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, पार्थ ने कहा। पार्थ ने अचानक बात का रुख बदल दिया। फर्स्ट मैरिज मॉमी नीड टू वर्क हार्ड चैप्टर 42 बेडरूम में रोमांस। शमिता पार्थ की बातों से जीत ना सकी। पार्थ और शमिता हॉल से उठकर शमिता के बेडरूम के अंदर पहुंचे तो दरवाजा बंद करके पार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसने शमिता को चौंका दिया, लेकिन वो उसकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं दे रहा था और इसके बजाय वो उसकी जांच कर रहा था। उसने उसके चेहरे को बाएं दाएं घुमाया, उसकी ठुड्डी को अपनी उंगलियों में पकड़कर उसके चेहरे को ध्यान से देखा, फिर उसकी गर्दन को देखा और फिर उसके हाथों को देखा। क्या आपको कहीं चोट लगी है? उसने पूछा। उसके सवाल ने उसे चौंका दिया। मुझे चोट क्यों लगेगी? मैं अपने घर में थी, किसी अनजान जगह पर नहीं, उसने लापरवाही से जवाब दिया। वो सोच रही थी कि पार्थ ऐसा क्यों कर रहा है। उसका जवाब टालते हुए पार्थ ने फिर से पूछा, क्या यहाँ आकर किसी ने तुम्हारे साथ या कुछ किया? पार्थ सोच रहा था कि कहीं अलेक्स के भेजे किसी आदमी ने शमिता को चोट तो नहीं पहुंचाई थी। शमिता ने नामे सिर हिलाया। कोई नहीं आया यहाँ। उसकी बात सुनकर पार्थ ने राहत की सांस ली और उसे आदेश दिया, कोई भी अनजान इंसान तुमसे यहाँ मिलने आए तो तुम्हें मुझे बताना होगा, समझी? शमिता सहमत हो गई और पूछा, ठीक है, क्या तुम अब भी किसी बात से परेशान हो? पार्थ ने सिर हिलाया। आप मुझे डरा रहे हैं? शमिता अचानक बोली। डरा रहा हूँ। उसके शब्दों ने उसे हैरान कर दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसे एहसास नहीं हुआ कि वो कितना ठंडा था। तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, सच में, अपनी आंखें देते हुए उसने पूछा। उसी ठंडी नज़र के साथ पार्थ ने उसके करीब कदम रखा, जिससे वो पीछे हट गई। अचानक वो अपने पीछे की दीवार से टकरा गई। अपना एक हाथ दीवार पर रखते हुए वो उसे गौर से देखने लगा। पार्थ ने उसके चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और पूछा, फिर तुम मुझे कैसा होना पसंद करती हो? जिस तरह से आप आम तौर पर होते हैं, शमिता ने जवाब दिया, अपना चेहरा उसके कंधे के ठीक नीचे दबा दिया। क्या आपको यकीन है? उसने पूछा तो उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। उसके इरादों को न जानते हुए उसने थोड़ा सिर हिलाया। फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं। ये कहते हुए उसने उसे देखने के लिए अपना सिर पीछे कर लिया। उसने उसे देखा कि ये जानने के लिए कि किस तरह की इच्छा है, और इससे पहले कि वो इसे समझ सके उसने उसे चूमा।
उसे वैसे ही पकड़े हुए उसके होंठ उसके होंठों से मिले, धीरे से उसके होठों को चूमते हुए उसका अंगूठा उसके गालों को सहला रहा था और बची हुई उंगलियां उसके बालों में उलझी हुई थी, उसके सिर के पीछे की ओर बढ़ रही थी। शमिता ने उसे वापस चूमा, ठीक वैसे ही जैसे वो कर रहा था, धीरे धीरे और कोमलता से। शमिता को बेचैन पार्थ को देख समझ आ गया कि इस बार सिर्फ एक किस करने से चीजें नहीं रुकेंगी। दोनों की गर्म सांसें मिल रही थीं और उनके दिल एक लय में धड़क रहे थे। थोड़ी देर में वो पार्थ के नम होंठ शमिता के नाजुक होंठों से अलग हो गए, जिन पर उसकी लार के निशान थे, जबकि शमिता ने अपनी आंखें बंद करके उसकी सांस पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखों ने उसके चेहरे को देखा, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण लाल हो गया था, लेकिन ये उसके लिए पर्याप्त नहीं था क्योंकि वो हमेशा जहां रुका था वहां से आगे जाने के लिए दृढ़ था। ये एक मीठा, नर्म और लंबा किस था कि जब वो अलग हो गए, तो शमिता ने महसूस किया कि ये कुछ अलग था जैसे उन्होंने पहले किस किया था। उसने अपनी आंखें खोली और सोचा, क्या इसी तरह एक आदमी अपनी लेडी से प्यार करता है? जब वो अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उसे घूर रही थी, तो उसने उसे सुना। शमिता, उसने उसके और कहने का इंतजार किया जब उसने उसे पुकारा। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी लेडी बनोगी? पार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, उसका हाथ उसके पीछे की दीवार पर टिका हुआ था और दूसरा उसके गाल को सहला रहा था। क्या मैं पहले से ही आपकी पत्नी नहीं हूँ? उसकी आवाज नर्म थी और उसकी निगाहें उस पर टिकी थीं। मेरा मतलब हर तरह से है। पार्थ ने पूछा। मैं तैयार हूँ, उसने जवाब दिया। शमिता की बात सुनकर पार्थ अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि इससे पता चलता था कि वो उस पर भरोसा करती थी और हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। उसने आगे एक शब्द नहीं कहा, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। शमिता ने येलो कलर का प्रिंटेड पायजामा और व्हाइट टॉप पहना हुआ था। पार्थ ने उसके होठों को चूमा और कहा, मुझे नहाने की जरूरत है। क्या तुम इंतजार करोगी? शमिता ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं यहीं इंतजार करूंगी। पार्थ सीधे बाथरूम में गया। पार्थ अपनी कमर के चारों ओर एक सफेद तौलिया लपेटे हुए बाथरूम से बाहर निकल कर आया। अपने बालों को सुखाने के लिए अपने हाथों को बालों में फेरते हुए, पानी की बूंदों को चारों ओर फैलाते हुए, वो शमिता की ओर बढ़ा। वो बिना शर्ट के इतना आकर्षक था कि उसे लगा जैसे अगले ही पल उसके मुंह से लार टपकने लगी। मेरा आदमी इतना क्यों है? ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं जल जाऊंगी, शमिता ने मन में सोचा। पार्थ उसे देख रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था उससे पूरी तरह वाकिफ था। पार्थ ने उसे चूमा, उसका एक हाथ उसके सीने पर था जबकि दूसरा हाथ उसके सिर के पिछले हिस्से को सहलाने में व्यस्त था। शमिता ने उसे वापस चूमा। पार्थ ने उसे उठा लिया और उसे बिस्तर पर ले गया। उसे बिस्तर के किनारे पर बैठने दिया। जैसा कि चारों ओर सन्नाटा था, पार्थ ने आखिरकार एक कदम उठाने का फैसला किया। उसने शमिता को देखा जो बिस्तर के किनारे उसके पास बैठी थी। उसकी नज़र उससे मिली। पार्थ ने अपना हाथ उसके सिर के पीछे की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां उसके मुलायम रेशमी काले बालों में दौड़ रही थीं। वो बोला, खुले बाल तुम पर अच्छे लगते हैं। शमिता ने अपनी आंखें बंद कर ली। पार्थ ने धीरे धीरे शमिता के बदन से हर कपड़े को अलग कर दिया। शमिता ने खुद को ढकने के लिए अनजाने में अपना हाथ हिलाया, लेकिन पार्थ ने उन्हें पकड़ रखा था। क्या तुम अब भी मुझसे छिपना चाहती हो? उसने पूछा। शमिता ने अजीब तरह से अपना सिर हिलाया। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि वो अब सांस नहीं ले पा रही थी। पार्थ ने कहा, मेरी आंखों में देखो। शमिता उसकी आंखों में देखा। पार्थ ने अपने प्यार के निशानों को पीछे छोड़ते हुए शमिता की गर्दन को चूमना और चाटना जारी रखा। उसकी हरकतें धीरे धीरे तेज हो गईं। पार्थ ने उसकी नाभि के पास काट लिया जिससे वो चकरा गई। उसका शरीर उस पर छोड़े गए निशानों से ढका हुआ था। उसे कई बार दर्द होता था लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे वो और अधिक चाहती थी। खुशी के साथ दर्द। उसने अपने पैरों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की लेकिन पार्थ ने उन्हें पकड़ लिया। अचानक पार्थ ने अंधेरे में ही शमिता के और खुद के शरीर के बीच अंतर को खत्म करने की पहल की, जिससे हवा के लिए हौंफते हुए आंखें बंद करके शमिता ने चादर को खींच लिया जिसे शमिता पहले से ही अपनी हथेलियों में जकड़े हुए थी।
उसने काफी दर्द महसूस किया। पार्थ ने उसे शांत होने दिया और पूछा, क्या ये ज्यादा दर्द कर रहा है? उसकी आंखें अभी भी कसकर बंद थीं। उसने सिर हिलाया और वो फिर से बोला, थोड़ी देर रुको बस, इट्स फाइन, मैं इसे सहन कर सकती हूँ। ये कहते हुए शमिता ने खुद को तैयार किया। उसकी आंखों की कोरों से आंसू लुढ़क गए। उसे दर्द में देखकर पार्थ को उसके लिए दुख हुआ। पार्थ ने उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और उसके होठों पर किस किया, जबकि उसने उसे एक हल्की मुस्कान दी, जिससे पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक थी, इसलिए उसे आगे बुरा नहीं लगा। उसकी पीठ को चूमते हुए पार्थ ने अपनी उन्हीं हरकतों को फिर से शुरू कर दिया। 3 घंटों के बाद वो कराहों से गूंज रहा रूम शांत हुआ। सब कुछ खत्म होने के बाद दोनों बाथरूम के अंदर चले गए। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए पार्थ ने उसे बाथटब में गर्म पानी में बैठा दिया। सब कुछ शांत था। दोनों उस गर्म पानी में बैठे थे। पार्थ ने बीच बीच में उसकी गर्दन के पीछे धीरे से उसे चूमते हुए उसके हाथों ने अपनी उंगलियों से उसकी त्वचा को सहलाया। उसके बाल एक बन में बंधे थे ताकि वो पानी में न भीगे। वो अपनी त्वचा पर उसके नम होठों के उस कोमल स्पर्श को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठी थी। उसने पार्थ से कहा, अब तो जाने दो मुझे। जाने दूं, लेकिन पहले तुम्हें मुझे हब्बी कहना होगा। पार्थ ने उसके कान को चूमते हुए कहा। तो शमिता बोली, हब्बी अब तो जाने दो मुझे। ये सुनकर पार्थ के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। दोनों नहा धोकर कपड़े पहनकर वापस बिस्तर पर चले गए। ये उनके लिए थकाने वाला काम था, इसलिए दोनों को सोने में देर नहीं लगी। वहीं दूसरी ओर जैस्मिन जब पार्थ को अपार्टमेंट में छोड़कर मेन रोड पर आई थी तो उसने अपने सिर पर हाथ मारा और कहा, डैम इट, इतनी रात हो गई है, अब मैं कैब कैसे करूंगी? ये सोचकर वो अपने आप को ही कोसने लगी। उसने फिर भी फोन में कैब ढूंढने की कोशिश की। आखिर में उसके पास अब अविनय को कॉल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि अगर वो अपार्टमेंट में वापस गई तो वो ना चाहते हुए भी पार्थ और शमिता के रोमांटिक मोमेंट्स को खराब कर देगी। इसलिए उसने अविनय को बुलाने के लिए सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप किया और उससे किसी ड्राइवर को उस लोकेशन पर आने के लिए कह दिया। मैसेज करने के बाद वो अपने फ़ोन में ईश्वत की कुछ पिक्स को प्यार से देखने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने उसका सारा पास्ट घूम गया था। कैसे उसका बचपन बीता था, कैसे उसे प्रशांत जैसा इतना अच्छा दोस्त मिला था और उस दोस्त की वजह से ही उसे एक परिवार मिला। मगर उस परिवार में सब कुछ उसके आने से बिखर गया था। कई बार तो वो सोचती थी कि वो कितनी मनहूस थी। जिस परिवार में वो पैदा हुई, उस परिवार ने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। इसके बाद वो स्मिथ परिवार में गई। उस परिवार में उसके पिता ही इतने डिप्रेशन में आ गए कि वो अपना घर छोड़कर चले गए। अचानक उसके लिए अलीना का बर्ताव बदल गया और फिर आखिर में दादाजी को भी एक बुरी जिंदगी जीनी पड़ी। वो अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसे ही जी रही थी। फिर अचानक वो प्रेग्नेंट हुई। उसे ये भी नहीं पता था कि किसी ने उस समय उसके साथ जबरदस्ती की थी या फिर वो भी उस शख्स से प्यार करने लगी थी। कई बार वो मन ही मन ये सोचकर डर जाती थी कि कहीं ईश्वत उसके साथ हुए रेप की निशानी ना हो। 5 साल पहले का सच वो अविनय से तो कभी नहीं जान सकती थी, क्योंकि उस समय अविनय का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वो भी ये बात तभी जान सकती थी जब उसकी याददाश्त आए। मगर इन 5 सालों में उसे उस बारिश वाली रात के अलावा कुछ याद नहीं था। बस वही रात जब वो बारिश में भीगते हुए जंगल में बने उस घर के पास आई थी और किसी आदमी ने उसे कमर से पकड़कर खींचा था और बुरी तरह उसे बिस्तर पर फेंक दिया था। उसे अपनी चीखने चिल्लाने की यादें याद थी, जो कि काफ़ी भयानक थी। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने फिर से अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे भूल सकती हूँ? 5 साल पहले की बातें अविनय को नहीं याद नहीं होंगी, मगर क्या उस समय अविनय का ध्यान रखने के लिए वहाँ कोई नौकर मौजूद नहीं था? क्या उसका इलाज करने के लिए वहाँ डॉक्टर नहीं थे? हाँ, ये हो सकता है। मुझे अविनय से मिलकर इस बारे में बात करनी होगी। ये सोचकर जैस्मिन काफ़ी एक्साइटेड हो गई। तबीयत जैस्मिन के पास से एक कार काफ़ी तेजी से गुजरी। अचानक वो कार वापस टर्न होकर आए और उसमें से 4 आदमी मास्क पहने हुए बाहर निकले और उन्होंने जैस्मिन को घेर लिया। जैस्मिन जो अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, उसने उन आदमियों को देखा तो वो थोड़ी घबरा गई। उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने सोचा कि वो कैसे यहाँ से भागे।
मगर चारों ओर से वो आदमी उसे बुरी तरह घेर कर खड़े थे। उनमें से 2 आदमियों ने जास्मिन को पकड़कर उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे लेकर कार में चले गए। उन्होंने जास्मिन को शीट पर बुरी तरह से पटका और वो लोग जास्मिन को किडनैप करके अपने ह्यूमन ट्रैफिकर्स अड्डे पर ले गए। उन्होंने जैस्मिन को बिस्तर पर पटककर उसके हाथों को बांध साथ में उसके मुंह पर भी पट्टी बांधकर बैठाया और वहीं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने लगे। जास्मिन उन सब को देख रही थी मगर वो कुछ कहने की हालत में भी नहीं थी। उसे पल पल ये डर लग रहा था कि कहीं वो आदमी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश न करें। वो सभी आदमी काफी देर तक ड्रिंक करने लगे। ड्रिंक करने के बाद 3 आदमी उठे और एक आदमी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शाबाश, तुमने एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लिया है। पता नहीं ऐसी कौन सी लड़की थी जो इतनी खूबसूरत लड़की की दुश्मन थी। उसने हमें इस लड़की को किडनैप करने के लिए पूरे 50,000 रुपये भी दिए और साथ में इसके साथ कुछ भी करने की भी छूट दी। दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे यार, बस एक प्रॉब्लम है। उस लड़की ने कॉल करके कहा था कि हमें इसे कुछ भी करके मारना होगा, ये जिंदा नहीं रहनी चाहिए। तीसरे आदमी ने कहा, अरे यार, जरूरी है हम उसकी बात मानेंगे। ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि हम इससे लाखों कमा सकते हैं। उसको बस कॉल करके कह देना कि हमने उसका काम खत्म कर दिया है और उसके बाद हम इसके मजे लेंगे ना। ये कहकर वो आदमी बुरी तरह हंसने लगे। जास्मिन ने मन ही मन सोचा कि आखिर किसने उसे किडनैप करने का ऑर्डर दिया था। काफी देर सोचने के बाद उसके मन में एक ही नाम आया, वो था कियारा पारिक का, क्योंकि उसने जिसको अपना दुश्मन बनाया था वो बस कियारा थी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल फैमिली की बेटी होने के साथ साथ अभिनय के लिए पूरी तरह से पागल थी। वो अभिनय को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। कियारा के अलावा दूसरा जास्मिन के मन में कोई नाम नहीं आया। हालांकि ये सच नहीं था, जास्मिन को किडनैप असल में किसी और ने करवाया था, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो 3 आदमी एक आदमी को जास्मिन पर नजर रखने के लिए छोड़कर जाने लगे। जैसे ही उनमें से एक आदमी ने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा टूटकर उसके ऊपर गिर गया और वो दरवाजे के नीचे दब गया। दरवाजे के टूटने के साथ ही उस रूम की कच्ची ईंट भी टूटकर नीचे गिर चुकी थी। ईंटों के नीचे गिरने से जो धूल उड़ी थी, उसी धूल के बीच उन्हें काले कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई दिया। उस शख्स के सामने उन्हें एक छोटा बच्चा भी दिखा जिसने कि अपने सिर पर ब्लैक हैट पहनी हुई थी। एक गुंडे ने ध्यान से उस शख्स को देखा तो उसे पता चला कि उसके सामने टाइट फिटिंग सूट को पहने हुए जो इंसान उनके सामने खड़ा था वो एक आदमी नहीं बल्कि एक लड़की थी, जिसे देखकर वो गुंडे रिलैक्स हो गए और उन्होंने कहा, अरे ये लड़की कौन है? क्या ये खुद अपनी बॉडी हमें सौंपने आई है? लगता है हमें आज एक नहीं दो लड़कियां मिली है। ये कहकर वो आदमी उस औरत को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी वो लड़की जल्दी से झुकी और किसी से कहा, लिटिल मिस, आपको जो करना है जल्दी कीजिए, मैं इनसे नहीं लड़ सकती। ये कहकर वो औरत वहां से भागने लगी। उस औरत को भागता देख चारों आदमी उसके पीछे भागे। औरत को भागता देख उन आदमियों को लगा कि वो औरत कमजोर थी, मगर जैसे ही वो औरत बिल्कुल दीवार के पास पहुंची तो उसने अपने पैर को दीवार के ऊपर बड़ी तेजी से रखा और वो अपने एक पैर को दीवार पर रखकर हवा में उछल गई और उसने हवा में ही पलटकर पहले गुंडे के चेहरे पर उछलकर लात मारी। लात लगने की वजह से उस आदमी के मुंह से 3-4 दांत हवा में टूटकर नीचे गिर गए। कराहने की आवाज के साथ वो गुंडा भी जमीन पर बुरी तरह से जा गिरा। ये देखकर बाकी तीनों गुंडे बुरी तरह से घबरा गए, मगर जल्दी ही वो सभी लड़ने की पोजीशन में आए। मगर फिर से उस औरत ने बहुत ही जल्दी सभी को मार गिराया। उन सभी आदमियों को मारने के बाद वो औरत बोली, लिटिल मिस, चलिए यहाँ से। हैट पहने हुए उस बच्चे ने मुड़कर उस लड़की को देखा और कहा, तुम्हें हमारे साथ इस लेडी को भी यहाँ से ले चलना होगा। ये कहते हुए उस बच्चे ने जास्मिन की ओर उंगली से इशारा किया। ब्लैक सूट वाली औरत ने हाँ में सिर हिलाया और वो आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो औरत उस बच्चे के पास से गुजरी, जमीन पर पड़े कराह रहे आदमी उठे और उस लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी उस बच्चे ने न जाने कहां से गन निकाली और जल्दी से उन तीनों आदमियों को शूट कर दिया। औरत ने बच्चे के एक्शन पर कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे की खतरनाक हरकतों से परिचित थी। उस औरत ने जास्मिन को अपनी गोद में उठाया और वहां से बाहर आ गई।
उन्होंने जास्मिन के हाथों को खोल दिया और उसे उसका फ़ोन पकड़ाकर वो दोनों पैदल ही सड़क पर जाने लगे। उस ब्लैक सूट पहने हुए औरतों के साथ जो बच्चा था उसने बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए थे। बच्चे और उस खतरनाक औरत को गायब होता हुआ देखकर जास्मिन को अचानक याद आया कि उसे घर जाना है। उसने अपने फ़ोन को ऑन किया। उसे अपने फ़ोन को ऑन किए हुए कुछ सेकंड्स ही हुए थे कि उसके पास एक कार आकर खड़ी हो गई। उस कार से एक पैर बाहर निकला, उस पैर के साथ एक बड़ा सा हाथ बाहर निकला। उस हाथ ने जास्मिन की पतली कमर को थाम लिया और उसे कार के अंदर खींच लिया। जास्मिन जब कार में बैठी तो फिर से घबरा गई, मगर जब उसने अपने पास बैठे अविनय का चेहरा देखा तो उसे राहत मिली। उसने अविनय के चेहरे को फिर से देखा और ये उसके चेहरे को दोबारा देखकर उसने एक और राहत की सांस भरी। आज उसके साथ जो होने वाला था, उसकी वजह से उसे लग रहा था कि शायद वो नहीं बचेगी। उसे लगा कि शायद भगवान ने जास्मिन को उसके बेटे से मना कर उसकी जिंदगी का आखिरी मकसद पूरा कर दिया था, इसलिए वो उसकी जिंदगी को छीन लेना चाहते थे। इस तरह के भयानक ख्यालों को सोचते हुए जास्मिन मन ही मन ये सोच रही थी कि काश का अविनय आए और उसे बचा ले। वहीं अविनय काफी सख्त चेहरा लिए बस कार ड्राइव कर रहा था। जब जास्मिन ने उसे मैसेज किया था तो अविनय ने उस मैसेज को देखकर इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उस समय उसकी लोकेशन उसके अपार्टमेंट की थी। मगर जब उसने जास्मिन को एक सुनसान इलाके की ओर जाता देखा तो अविनय को कुछ खतरे का आभास हुआ। उसने उसे कॉल किया तो उसका फ़ोन भी कॉल करने पर स्विच ऑफ आया, जिसके बस अविनय अपनी कार लेकर निकला और जास्मिन के फ़ोन की लास्ट लोकेशन पर पहुंचा। मगर वहां तो उसे जास्मिन सही सलामत सड़क पर खड़ी दिखी। ऐसा लग रहा था कि वो रात को सड़क पर पिकनिक मनाने निकली थी। इतनी केयरलेस लड़की को देखकर अविनय को गुस्सा आ रहा था। उसके चेहरे के बुरे से एक्सप्रेशंस को देखकर जास्मिन ने कहा, मुझे 4 गुंडों ने किडनैप कर लिया था और वो मुझे यहाँ लेकर आए थे। जब उसने अपनी बात खत्म करके अविनय के सख्त चेहरे को देखा तो उसने थोड़ा असहज होकर आगे कहा, मुझे लगा कि तुम्हारी वाइफ होने के नाते मुझे सब बता देना चाहिए। इतना कहकर जास्मिन चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो इसके अलावा अविनय को किडनैपिंग के बारे में कुछ और नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे कियारा पर सिर्फ शक था। जरूरी नहीं था कि कियारा ने ही उसे किडनैप कराया हो। तभी अविनय ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मुझे पूरी बात बताओ। जास्मिन कुछ नहीं बोली तो अविनय ने गुस्से से कहा, मुझे पूरी बात बताओ।